नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीटेट 2026 से संबंधित सवालों की। ये एक प्रैक्टिस सेट है, कुल 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट रहेगा और हर टॉपिक को यहाँ कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो पहला टॉपिक वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, स्लोथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है, देखते हैं कौन सा कथन सही है। स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं, बिल्कुल भालू जैसे दिखते हैं और दिन में लगभग 22 घंटे पेड़ की शाखा पर सोते हैं। साइड में आपके स्लोथ का चित्र दे रखा है यहाँ पर। स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं और लगभग 17 घंटे शाखा की पर उल्टे लटक कर सोते हैं और उनका जीवन काल लगभग 40 वर्ष होता है। स्लोथ बंदर जैसे दिखते हैं, ये बिल्कुल जो हमने पढ़ा है वो स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं और इनका जीवन काल लगभग 40 वर्ष का होता है और ये एक लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। तो साथियों, जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। इसकी व्याख्या है उसको भी आप पढ़ते रहेंगे। स्रोत भालू जैसे दिखते हैं और 17 घंटे शाखा पर लटक कर सोते हैं। इनका जीवन काल 40 वर्ष होता है और ये अपने जीवन काल में केवल 8 वृक्षों पर ही निवास करते हैं। मतलब एक पेड़ पर लगभग 5 वर्ष तक ये रहते हैं। तो ये एक बहुत ही आलसी जीव है। 17 घंटे तक दिन में सोता है और एक पेड़ पर ही अपना जीवन व्यतीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हाथियों के झुंड का जो हमने अध्ययन किया है उसमें ये पता चला है कि 14 से 15 साल तक का जैसे ही इस उम्र को प्राप्त होता है एक नर हाथी, वो अपने इसे जो ये झुंड है इसको छोड़ के चला जाता है। तो जो झुंड है उसमें केवल मादा हाथी और बच्चे ही बचते हैं। मादा हाथी और बच्चे बचते हैं। तो यहाँ पर जो झुंड दिख रहा है आपको, इसमें केवल मादा हाथी और बच्चे ही है। सबसे बुजुर्ग हथनी अपने पूरे झुंड की नेता होती है। बिल्कुल साथियों, ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में इसलिए इंक्लूड किया गया है कि आपको मातृ सत्तात्मक जो परिवार है उसके बारे में थोड़ा बताया जा सके कि इस सृष्टि में कुछ जो प्रजातियां हैं, कुछ उनमें मातृ सत्तात्मक व्यवस्था भी होती है। तो यह जो हाथियों का झुंड होता है उसका नेतृत्व तो एक बुजुर्ग हथनी करती है। नर हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन, तीनों जो बातें दे रखी है हाथी के बारे में, वो बिल्कुल ठीक है। और सी ऑप्शन जिसमें 1 2 3 दे रखा है कि ये 1 2 3 ठीक है, यही ठीक है हमारा। बिल्कुल साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। रेगिस्तानी ओक, डेजर्ट ओक के एक वृक्ष है जो पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। अबू धाबी में पाया जाता है, राजस्थान में भी पाया जाता है, यूएई के रेगिस्तान। तो ये रेगिस्तान सभी में पाया जाता है, लेकिन ये मूल रूप से जो पौधा है ये ऑस्ट्रेलिया का है। तो हम चलेंगे ए ऑप्शन की तरफ और ए ऑप्शन आप सभी के सामने दे रखा है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन पर चर्चा कीजिए। खेजड़ी जो वृक्ष है उसके बारे में जो सही कथन है उसके बारे में चर्चा करनी है हमें। यह मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। रेगिस्तान में पाया जाता है तो इसे अधिक जल की आवश्यकता होगी नहीं। वैसे भी ऐसे ही पौधे वहां डेवलप होते हैं जिनको जल की कम से कम आवश्यकता होती है। तीसरा कथन है, इसकी छाल का उपयोग दवा बनाने में होता है और लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। ये भी बात ठीक है खिचड़ी के बारे में कि इसकी छाल का उपयोग दवा बनाने में होता है और इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है। चौथा जो है, लोग इसके फलों की सब्जी बनाते हैं। बिल्कुल, इसके जो फल होते हैं एक बीन्स के रूप में लगते हैं और राजस्थान में उनको सांगरी बोला जाता है और उसकी वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं सब्जी बनाकर भी खाते हैं। तो सभी कथन 1 2 3 4 यहाँ सत्य है। ऑप्शन डी के साथ चलना हमें। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल ठीक है, जो सभी कथनों को ठीक बता रहा है। घटपर्णी पौधा नेपेथिन्स जो मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को फंसाकर खा जाता है, भारत में कहाँ पाया जाता है? तो साथियों, ये जो पौधा है ये भारत के, ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा बन रहा है लेकिन फिर भी देख लेना आप। ये जो क्षेत्र है जहाँ मेघालय, जिसको क्या कहा, अपना जो मेघालय राज्य है
वहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है, इस कारण से जो बायोडायवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और ये पौधा भी वहीं पर डेवलप होता है मेघालय में। और इसका कारण ये है कि ये जो कीड़े मकोड़ों खाना कारण खाने का, कि वहाँ की मृदा में, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, और इस नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करने के लिए पेड़ पौधों को खाता है। घटपर्णी नेपथिन से कीटभक्षी पौधा है जो भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए खुशबू छोड़कर, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि खुशबू छोड़कर कीड़े मकोड़ों को, चूहों को शिकार करता है। तो ऑप्शन में आपके दूसरा आ जाएगा कि आवाज निकालकर, तो आवाज ना निकालकर खुशबू छोड़कर ये चूहों का शिकार करता है, चूहों और छोटे जो जानवर है उनका शिकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन के अनुसार भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? एनसीईआरटी के अनुसार भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार भारत में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें नाग है, करैत है, दुबोइया है और अफाई शो स्केल्ड वाइपर है। इनके 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पक्षियों की किस प्रजाति में नर पक्षी सुंदर बुने हुए घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से सबसे अच्छा घोंसला चुनकर अंडे देती है? साथियों, आपके सामने चित्र दे रखा है। यहाँ पर जो ये जो पक्षी है सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है, और जो सबसे सुंदर घोंसला होता है उसमें जो ये मादा पक्षी है उसमें अंडे देती है। तो चित्र के माध्यम से आपको पता तो चल गया होगा कि ये बया है। इसको वीवर पक्षी भी बोलते हैं, वीवर वीवर बर्ड बोलते हैं इसको। तो ये वीवर बर्ड है जो सुंदर घोंसले बनाता है, नर पक्षी सुंदर घोंसले बनाता है, और मादा जो सबसे सुंदर घोंसला होता है उसमें अपने अंडे देते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का कौन सा समूह है जो हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है? तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, चील, बाज, गिद्ध, ये जो बिल्कुल सही ऑप्शन है, और ऑप्शनों में चील, कबूतर नहीं हो सकता है। तो झील, बाज, गिद्ध जो डी ऑप्शन है वो हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता और कोए के घोंसले में अंडे देता है? तो ये पक्षी कोयल है साथियों, जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, और जो अपने अंडे जो देती है वो कौवे के घोंसले में देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ टाइगर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत, इनकरेक्ट इनकरेक्ट पूछा है हमसे। मूछें हवा के कंपन भाप भाप लेती है, बिल्कुल ठीक है। इनकी जो टाइगर्स की जो जो मूछें होती है वो हवा का कंपन भाप लेती है। दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। रात में देखने की क्षमता मनुष्य के बराबर होती है। ये जो सी ऑप्शन कह रहा है कि रात में देखने की जो क्षमता है वो मनुष्यों के बराबर होती है, ये गलत है। टाइगर्स की जो रात में देखने की जो क्षमता है वो मनुष्यों से बहुत ज्यादा होती है। कान अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं, बिल्कुल टाइगर के कान जो है अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। सी ऑप्शन जो देखने की क्षमता के बारे में बात कर रहा है वो गलत है, क्योंकि बाघ की रात में देखने की क्षमता मनुष्य से 6 गुना बेहतर होती है, नहीं कि बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटियां अपने समूह की अन्य चींटियों को कैसे पहचानती है? उसकी गंध, स्मेल से, उनके रंग से, उनकी आवाज से, उनकी चाल से। तो ये ऑप्शन जो गंध की बात कर रहा है कि चींटियां अपने अन्य समूह की चींटियों को उनकी गंध से पहचानती है, ये ठीक है यहाँ पर। तो चलते समय चींटियां जमीन पर एक खास गंध, जिसको कहा जाता है फेरोमोन, छोड़ती है। दूसरी चींटियां उस गंध का अनुसरण करके रास्ते और अपने समूह के साथियों को पहचानती। जॉर्ज द मेस्ट्रल ने 1948 में किस वस्तु पर छोटे हुक देखकर वेल्क्रो का आविष्कार किया था? तो वेल्क्रो जो हम जैसे जो बैग होते हैं उनमें जो एक और दूसरे को जो चेपने का जो आता है उसको वेल्क्रो बोलते हैं। तो ये जो जॉर्ज द मेस्ट्रल नाम के एक व्यक्ति है, इन्होंने इसकी खोज की थी, इसका आविष्कार किया था, सॉरी, और 1948 में किया था। ये पौधों के बीज हुक को देखकर इन्होंने इसका आविष्कार किया था कि पौधों के बीज जो हुक है उनकी पैंट पर चिपक गए, वो किस माध्यम से चिपके, इसको देखकर उन्होंने वेलक्रो का आविष्कार किया।
जॉर्ज द मास्टर ने अपने कपड़ों और जूतों के शरीर पर चिपके पौधों के बीजों को देखा। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर उसमें छोटी हुक दिखाई दी, जिससे वेलक्रो बनाने का विचार आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिली में शामिल होते हैं। तो साथियों, जो ऊपर चित्र दे रखा है आपकी, ये एक एकल परिवार है और नीचे जो है ये संयुक्त परिवार है। एकल परिवार में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे ही रहते हैं, बस माता पिता और अविवाहित बच्चे, केवल अविवाहित बच्चे। विवाहित बच्चे शामिल हो जाएंगे तो वो संयुक्त परिवार हो जाएगा। तो यहाँ माता पिता है और उनके अविवाहित बच्चे हैं, तो ये क्या है, एकल परिवार है। और ये जो संयुक्त परिवार है जिसमें दो तीन पीढ़ियां एक साथ रहती है, ये संयुक्त परिवार है। तो एकल परिवार के संबंध में क्या है, दादा दादी, माता पिता और बच्चे, तो दादा दादी शामिल हो गए तो ये संयुक्त परिवार हो गया। पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, तो बी ऑप्शन जो एकल परिवार की बात कर रहा है बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किन दो जीवों के बीच सहजीवी सिम्बोटिक संबंध का एक उदाहरण है। तो ये शैवाल और कवक का एक सहजीवी संबंध है कि शैवाल जो है अपने रहने के लिए कुछ बनाता है और जो कवक जो है उसको एक भोजन के रूप में काम लेते हैं। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ ठीक है साथियों। लिखा है, लाइकेन शैवाल एल्गी और कवक फंगस का सहजीवी संबंध है। शैवाल भोजन बनाता है और कवक उसे आश्रय, जल तथा खनिज प्रदान करता है। मलखम्ब भारत का एक पारंपरिक खेल है जो मुख्य रूप से किस राज्य का संबंधित खेल है। तो ये एमपी का राज्य खेल है। मलखम्ब किसका राज्य खेल है, एमपी का। तो यहाँ पर जो हमारा मध्य प्रदेश है वो ऑप्शन बिल्कुल ठीक होने वाला है। मलखम्ब मध्य प्रदेश का राज्य खेल है। इसमें खिलाड़ी लकड़ी के खंभे या रस्सी पर जिम्नास्टिक हुआ और योग के कर्तव्य दिखाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह भोजन पकाने के सही तरीकों को प्रदर्शित करता है। उबाल कर, तो गूंथ कर भोजन नहीं पकाया जाता। पकाकर ठीक है। उबाल कर, बेल कर भोजन नहीं पकाया जाता। सेक कर, तलकर और भूनकर। तो सी ऑप्शन जो सेक कर, तलकर, भूनकर की बात कर रहा है। तलकर, उबाल कर, गूंथ कर, ये तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही हो, सेक कर, तलकर और भूनकर, सी ऑप्शन जो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का उपयोग करके बनाई गई घड़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका, जिसे क्षेत्रीय भाषा में कप्पा कहते हैं, किस राज्य के लोगों का पसंदीदा भोजन है। तो ये केरल के लोगों का पसंदीदा भोजन है टेपियोका। टेपियोका जो है केरल के लोगों का, तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। टेपियोका जिसे क्षेत्रीय भाषा में कप्पा भी कहते हैं, केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। इसे उबालकर नारियल से बनी कढ़ी के साथ बड़े चाव के साथ खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लोग सरसों के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो सरसों के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं जम्मू कश्मीर के लोग। और आपको ध्यान रखना है कि नारियल के तेल में पकी हुई मछली कौन खाते हैं, गोवा के लोग। ये आने वाले लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ही आ जाएगा शायद। नारियल के तेल में गोवा वाले पसंद करते हैं और सरसों के तेल में जम्मू कश्मीर के लोग मछली खाना पसंद करते हैं। ये इनकी क्षेत्रीय विशेषता है। वहां पर नारियल ज्यादा होते हैं गोवा में और जम्मू कश्मीर में सरसों ज्यादा होती है। इस कारण से ये आपको चित्र दे रखा है और इसमें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या है, सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली अभी जिसकी चर्चा कर रहे थे, गोवा जिसका आंसर है। गोवा के लोग, गोवा आपको इस चित्र में दिख रहा होगा। ये जो है, जो चित्र है आपके सामने, इसमें गोवा को प्रदर्शित किया गया है। लिंगहुफेन, लिंगहुफेन सांप के मांस से बना एक लोकप्रिय व्यंजन है जो खाया जाता है। तो ये हांगकांग में खाया जाता है। सांप के से बनाया जाता है, ये एक प्रकार का सूप है। सूप जो सांप के मांस से बनता है और हांगकांग के लोग बड़े चाव से इसे खाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ है और उसके संरक्षण के तरीकों का सही जोड़ा नहीं है।
दूध को उबाल कर आप संरक्षित कर सकते हो, बिल्कुल नहीं पूछा है उनसे, तो जो गलत है उसे ढूंढना है। पका हुआ चावल ठंडे पानी के बर्तन में कटोरी रखना। हरा धनिया खुले स्थान, तो हरा धनिया को जैसे आप खुले स्थान पर रखोगे तो सूख जाएगा, तो हरे हरे धनिया को गीले कपड़े में रखकर संरक्षित किया जाता है। या जो लहसुन को खुले स्थान पर रखा जाता है ताकि वो सड़े नहीं, बिल्कुल साथियों। तो सी ऑप्शन जो हरा धनिया को खुले स्थान पर रखने के बारे में बात कर रहा है वो गलत है, और गलत को ही हमें चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया, रक्तहीनता आयरन की कमी से होता है। निम्नलिखित में से किस समूह में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? अनीमिया जो है वो रक्तहीनता है, रक्त अल्पता और बोल देते हैं इसको। और आयरन की कमी के कारण होने वाला एक रोग है, तो आयरन आंवला में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, घुन में पाया जाता है, यहाँ चावल में नहीं पाया जाता। सेब टमाटर आलू में नहीं पाया जाता, पालक में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, मक्खन में नहीं पाया जाता। ये ऑप्शन यहाँ ठीक है। आंवला पालक और गुड़ की बात कर रहा है, इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्टर ब्लूमोंट ने अलेक्सिस सेंट मार्टिन के पेट पर पाचन संबंधी प्रयोग किए, उनका मुख्य निष्कर्ष निष्कर्ष क्या था? भोजन पेट के बाहर जल्दी पचता है, बिल्कुल गलत है। पाचक रस क्षारीय होते हैं, बिल्कुल। पाचक रस एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं साथियों, क्षारीय नहीं होते, तो ये भी गलत है। पाचन की गति पर भावनाओं को प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। आपके मूड्स जो है, आपकी जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको बिल्कुल प्रभावित करते हैं। भोजन के भोजन पेट के अंदर जल्दी पचता है और पाचक रस अम्लीय एसिडिक होते हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही बात कर रहा है, बी ऑप्शन के साथ चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी वर्षा के कारण जमीन से 10 से 12 फीट 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर मजबूत बांस खंभों पर बने ढालू छत वाले घर कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों ये जो घर है वो वहां पाए जाएंगे जहाँ ज्यादा बाढ़ आती है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन असम में आती है, लद्दाख में नहीं आती, राजस्थान में नहीं आती, हिमाचल प्रदेश में नहीं आती। तो ऑप्शन ए जो है असम, जहाँ पर बाढ़ ज्यादा आ रही है, जहाँ के लोग बांसों की सहायता से 10 से 12 फीट ऊंचे मकान बनाते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इस प्रकार के घर है, चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हो, बांसों की सहायता से ऊपर बनाए गए हैं। प्रश्न संख्या 25 है, लेह लद्दाख के घरों की विशेषता पर विचार कीजिए। पत्थर से बनी 2 मंजिला इमारतें जिनकी दीवारें चूने मिट्टी से पुती होती हैं। निचली मंजिल में खिड़की नहीं होती, पशुओं सामान के लिए। समतल छतें मोटे पेड़ के तनों से बनी होती हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन कह रहा है ये गलत है। मोटे तने से बनी पेड़ों के तने से नहीं बनाई जाती है छतें। यहाँ की छतें जो है पत्थर से होती है, पत्थर की बनी होती है, क्योंकि ज्यादा सर्दी होती है, इस कारण से जो छत है वो पत्थर से बनाई जाती है। तो केवल एक और दो, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये ऑप्शन के साथ चलते हुए आगे बढ़ेंगे। सूर्य यहाँ पर तो भैया 1 2 3 तीनों ऑप्शन ठीक है यहाँ पर। समतल छतें मोटे पेड़ के तनों से बनी होती, सभी कथन सही है। लद्दाख के घर पत्थरों से बने होते हैं, निचली मंजिल में खिड़की नहीं होती और समतल छतों का उपयोग फल सब्जियां सुखाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर और मिट्टी से पुती मोटी दीवारें तथा कटीली झाड़ियों की छतों वाली मिट्टी के घर किस राज्य की विशेषता है? ये जो राजस्थान है उसकी विशेषता है साथियों, कि मोटी दीवारें होती है मिट्टी की और कटीली झाड़ियों से वहां की छतें बनी होती हैं। तो बिल्कुल सही आंसर जो है राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी इलाके जहाँ भारी बर्फबारी और बारिश होती है वहाँ पत्थरों और लकड़ी से बनी ढालू छतों वाले मकान कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में तो ज्यादा बारिश होती नहीं है, तो ये गलत हो गया हमारा। दिल्ली में भी इतनी अधिक बारिश नहीं होती, उत्तर प्रदेश में भी नहीं होती, तो मनाली जो है इसके बारे में ठीक बात कर रहा है, बर्फबारी होती है और वहाँ की जो छतें हैं वो ढालू होती है, तो डी ऑप्शन यहाँ ठीक है साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इग्लू। चित्र दे रखा है आपके सामने। ये इग्लू है, ये बर्फ से बने मकान होते हैं। इग्लू, इनको इग्लू बोला जाता है। बर्फ से बने हुए मकान होते हैं। ब्लॉकों से बना गुंबद के आकार का घर है। इग्लू के अंदर गर्मी क्यों बनी रहती है? बर्फ की परतों के बीच फंसी हवा गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ठीक है ये। बर्फ उष्मा उत्पन्न नहीं कर सकती। ठंडी हवा अंदर आकर गर्म हो जाती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। बर्फ सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती है। परावर्तित करेगी तो ठंडा और होगा, गर्म होने का सवाल नहीं है। तो ये ऑप्शन जिसमें कहा है कि बीच में फंसी हवा गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, ये बिल्कुल ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर की हाउस बोट की छतों पर की गई लकड़ी की सुंदर नक्काशी जो जिगसो पहली जैसी दिखती है, क्या कहलाती है? ये मीनाकारी कहलाती है, ये कलमकारी कहलाती है, खातबंद कहलाती है, डोमा कहलाती है। क्योंकि जो श्रीनगर का क्षेत्र है वो मोमडन क्षेत्र है, तो ये जो शब्द है खातबंद जैसा, ये मोमडन उर्दू जैसा लग रहा है, तो ये खातबंद है, ये इसका आंसर होगा। ये आपके सामने जो है ये हाउस बोट है, और इनकी छतों पर जो मीनाकारी की जाती है उसे खातबंद कहा जाता है। घर में रसोई के ठोस जैविक कचरे के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल पद्धति है? खुले मैदान में कचरा जलाना बिल्कुल पर्यावरण को प्रदूषित करेगा ये। जैविक कचरे से कंपोस्ट खाद बना दिया आपने, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव है। नाली में कचरा बहाना, प्लास्टिक को बैग के, ये तो बी ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ चलते हुए आगे बढ़ना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क क्षेत्रों में सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी, स्टेप वेल्स, बावड़ियों को स्टेप वेल बोला जाता है। पारंपरिक रूप से मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं? तो ये स्टेप वेल का है, इनको जो बनाया गया था वो जल के संरक्षण के लिए बनाया गया था। जल का संरक्षण इनका मूल उद्देश्य है। भविष्य को नहलाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, तैराकी प्रतियोगिता के लिए, वर्षा जल संचयन और भंडारण के लिए। बिल्कुल सी और डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल बरूनी एक प्रसिद्ध यात्री जो 1000 वर्ष पहले भारत आए थे और उन्होंने भारत के तालाबों बावड़ियों की प्रशंसा की, किस देश से आए थे? अल बरूनी जो आए थे उज्बेकिस्तान से आए थे। अफगानिस्तान से, ईरान और कजाकिस्तान से नहीं, उज्बेकिस्तान से आने वाले जो यात्री थे अल बरूनी थे। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठहरे हुए पानी में पनपने वाले मच्छरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां फैलती है? हैजा और टाइफाइड गलत है। पीलिया और पेचिए, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये तीनों जो बीमारियां हैं ये मच्छरों के द्वारा फैलाई जाती है। हैजा जो है, मतलब जब हम साफ सफाई नहीं रखते, हाथ को साफ नहीं रखते, इस कारण हैजा फैलता है। टाइफाइड का अलग अलग है। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया बिल्कुल मच्छरों के काटने से फैलते हैं। वैज्ञानिक रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार ये सिद्ध करने के लिए मिला था कि मलेरिया किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो ये मादा एनाफिलीज नाम का एक मच्छर होता है, उसके द्वारा फैलाया जाता है साथियों। तो यहाँ बी ऑप्शन में दे रखा मादा एनाफिलीज मच्छर, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। और उन तरफ देखना है इंडिया में, ऑप्शन बी ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए ठहरे हुए पानी पर मिट्टी का तेल डालने की सलाह क्यों दी जाती है? तो पानी के ऊपर जब हम मिट्टी का तेल डालेंगे तो मिट्टी का जो तेल है वो उसके ऊपर लेयर बना लेगा, और लेयर बनाने से उनकी जो मच्छरों का जो प्रजनन क्षमता है वो बिल्कुल 0% हो जाती है, और मच्छर स्वतः ही मर जाते हैं। ये पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देता है, जिससे लार्वा मच्छर मर जाते हैं। बिल्कुल वही ऑप्शन है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत सागर डेड सी किस कारण से प्रसिद्ध है? तो डेड सी में नमक की मात्रा ज्यादा है, और इतनी ज्यादा है कि आदमी इसमें तैरे तो तैरने का प्रयास बिना करे ही तैर सकता है। इसमें डूबने की संभावना बिल्कुल नहीं है। व्यक्ति
आराम से इसमें बिना प्रयास के तैर सकता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इसमें व्यक्ति डूबता नहीं है बल्कि तैरता रहता है। तो ये ऑप्शन जो बात कर रहा है 300 ग्राम नमक प्रति लीटर होता है इसमें, और मनुष्य इसमें डूबता नहीं है बल्कि तैरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है तो गुजरात के सापेक्ष मध्य प्रदेश किस दिशा में स्थित है? तो साथियों ये हमारा गुजरात है, और ये एमपी है, मध्य प्रदेश। तो गुजरात के सापेक्ष मध्य प्रदेश किस दिशा में हुआ? पूर्व दिशा में हुआ। तो आपको मैप को पढ़ना आना चाहिए साथियों, कि ऊपर की दिशा होती है वो उत्तर होती है, नीचे दक्षिण होती है, ये पूर्व होती है, और ये पश्चिम होती है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो चूंकि गुजरात इधर है और इसके पूर्व में क्या है? मध्य प्रदेश। तो बी ऑप्शन जो पूर्व दिशा की बात कर रहा है वो ठीक है यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन के अनुसार आरक्षित रेल टिकट पर निम्नलिखित में से कौन सा विवरण दर्ज नहीं होता? ट्रेन संख्या और यात्री की तिथि, यात्रा की तिथि ये होता है बिल्कुल। पोस्ट नंबर और बर्थ ये भी होता है। यात्री का नाम और आयु, एनसीईआरटी में जो वर्णन दे रखा है कि जब आप स्टेशन से टिकट लेंगे तो उस टिकट में आपका नाम और आयु लिंग दर्ज नहीं होगी। तो सी ऑप्शन ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमणि झारखंड की एक गर्ल स्टार है जिन्होंने तोरंग केंद्र स्थापित किया। कुडुक भाषा में तोरंग का क्या अर्थ है? तोरंग जो है उसका अर्थ है जंगल या वन। जो एनसीईआरटी में दे रखा है कि तोरंग का अर्थ क्या है? जंगल। तो डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ठीक है साथियों। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट सागरमाथा की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला किस तिथि को बनी थी? तो 1984 को बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट है उसको फतेह किया था। तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है 23 मई 1984 को, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर 110 मीटर दर्शाता है तो मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर की दूरी कितनी होगी? तो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर 110 है, 15 को गुणा कर लो आप, कितना हो जाएगा? तो 1.65 किलोमीटर भी बोल सकते हैं इसको, 1650 मीटर भी बोल सकते हैं साथियों। तो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर के तट पर स्थित राज्यों का समूह कौन सा है? तो चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो, इधर आपका ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। इसको आप बंगाल की खाड़ी, इनमें कंफ्यूज हो तो पश्चिम बंगाल से आप याद कर सकते हो कि पश्चिम बंगाल ये हमारा राज्य पश्चिम बंगाल, और इसके आसपास क्या है? ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर के बारे में पूछा है तो अरब सागर के पास ये क्या है? गुजरात है। ये क्या है? महाराष्ट्र है। ये गोवा है, तमिलनाडु, केरल। तो आंध्र प्रदेश नहीं है यहाँ पर, पश्चिम बंगाल नहीं है, केरल है, गुजरात है, कर्नाटका नहीं है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक नहीं है, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ये नहीं है। गुजरात, उड़ीसा, देख लो एक बार इसको, एक बार ठीक से आप साथियों। ऑप्शन बी जो है कर्नाटक, केरल, सॉरी इसको थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। ये जो बी ऑप्शन था कर्नाटक, केरल और गुजरात, ये बिल्कुल सही ऑप्शन था हमारा। बी ऑप्शन जिसमें हमने इसमें चर्चा भी कर ली थी कि जो ये कर्नाटक है और ये केरल है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र, ये गोवा है। तो ये पता नहीं कैसे कंफ्यूजन के कारण छूट गया। तो बी ऑप्शन ये बिल्कुल ठीक है साथियों। तो कर्नाटक, केरल और गुजरात की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी। तो दूसरा जो बंगाल की खाड़ी के बारे में पूछा है, ये बंगाल की खाड़ी है, भारत के पूर्व में है, और यहाँ पर
राज्यों का समूह। गुजरात आप हमने अध्ययन कर लिया, ये क्या क्या है, ये अरब सागर में, ये गलत हो गया हमारा। केरल, ये अरब सागर के पास है, ये गलत हो गया। राजस्थान तटीय राज्य नहीं है, तो ये एक ऑप्शन बच जाता है। तो बिल्कुल उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की बात कर रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपल्ली रंग बिरंगी साड़ियों और रेशम कपड़ों के लिए प्रसिद्ध कस्बा है, ये वर्तमान में किस राज्य का भाग है? तो पोचमपल्ली जो है, ये पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था और वर्तमान में तेलंगाना का हिस्सा है साथियों। तो आप इसे याद रखोगे, क्योंकि ये एक आर्ट का सेंटर है, उसमें रंग बिरंगी साड़ी और रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो पूर्व में आंध्र प्रदेश का हिस्सा था और वर्तमान में तेलंगाना का हिस्सा है। तो ये ऑप्शन ठीक है बिल्कुल हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी। मधुबनी जो बिहार का एक राज्य है, चित्रकला के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। यह बिहार की एक पारंपरिक लोक कला है, बिल्कुल साथियों बिहार की बात कर रहे हैं। इसमें नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है, बिल्कुल प्राकृतिक रंग इसमें उपयोग होते हैं। रंगों को पिसे हुए चावल के घोल में मिलाया जाता है। तो तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल मधुबनी जो पेंटिंग है उसके बारे में ठीक कह रहे हैं, तो सी ऑप्शन हमारा है ठीक होने वाला है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना शॉल साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है, खालिस्तान गर्म होती है और इसमें इसे हाथ से बुनने में लगभग घंटे लगते हैं। तो साथियों पश्मीना शॉल जो है लगभग एक साधारण स्वेटर से 6 स्वेटरों के बराबर होती है और इसको लगभग 250 घंटे लगते हैं इसको बनाने में। तो हमारा बी ऑप्शन है, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पर साथियों। 47 क्वेश्चन है, लगभग अंत में आ चुके हैं साथियों हम। और कुल इस सेशन में 50 सवाल होंगे, तो 50 सवालों में हम 46 सवाल कर चुके हैं, 4 सवाल और बचे हैं। आशा करते हैं साथियों ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपकी सीटेट की तैयारी में वो एक मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित रूप से इस ईवीएस के जो सवाल है इसमें बहुत रिपीट होते हैं। सीटेट जो एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है ईवीएस में, तो निश्चित रूप से इसमें से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सवाल आएंगे। तो आशा करते हैं आप को अच्छा लग रहा होगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप चाहते हैं कि वीडियो को लगातार इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपकी फीड में आए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। कलमकारी हाथ से छपाई की जाने वाली सूती वस्त्रों की पारंपरिक कला है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो कलमकारी है ये आंध्र प्रदेश की, बिल्कुल साथियों आंध्र प्रदेश की है। थोड़ा कंफ्यूजन था इसमें किसकी है। कलमकरई आंध्र प्रदेश की सूती कपड़ों पर कलम और ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा प्राकृतिक रंगों से चित्रकारी बनाने की एक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। फसल काटने के बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है, खरपतवार को जलाकर राख को खाद बनाया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। भारी मशीनों की कोई काम नहीं होता है यहाँ पर। रासायनिक उर्वरकों का कोई काम नहीं है, लगातार केवल एक ही फसल उगाई जाती है, ये भी गलत है। तो झूम खेती जो है उसके बारे में पूछा है, तो ये मिजोरम में की जाती है और वो एक जंगल के एक स्थान को काट दिया जाता है और वहां पर जो खरपतवार है उसको जलाकर राख बना दिया जाता है उसकी। तो ये ऑप्शन है जो बिल्कुल ठीक है झूम फार्मिंग के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेराव बांस की डंडियों के साथ किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो फसल कटाई के बाद कहाँ किया जाता है? तो ये सी ऑप्शन जो मिजोरम कह रहा है, मिजोरम में किया जाता है साथियों। चेराव मिजोरम का एक मुख्य लोक नृत्य है, इसमें लोग जाड़ों में जमीन पर बांस की डंडियों को ताल पर पटकते हुए नृत्य करते हैं। अंतिम क्वेश्चन है साथियों इस सेशन का, केंचुओं को किसानों को मित्र कहा जाता है क्योंकि वे जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को पोला मुलायम करते हैं, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। वे मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनका मल जमीन को उपजाऊ बनाता है, ये बात भी ठीक है। वे मिट्टी में हवा और पानी की आवाजाही बढ़ाते हैं, बिल्कुल तीनों जो कथन है वो ठीक है। तो 1 2 3 बी ऑप्शन या ठीक बात कर रहा है, बी ऑप्शन ठीक होने वाला है साथियों, तो निश्चित रूप से बी ऑप्शन ठीक है।
ऐसा करते हैं साथियों, वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो लगातार आपकी फीड में आए, आपके मोबाइल पे जब आप चलाओ तो इस प्रकार की वीडियो स्वतः ही आ जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मैं जैसे ही नया वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें कि आपके कितना स्कोर रहा है। निश्चित रूप से आप सीटेट की परीक्षा को एक अच्छे अंकों के साथ पास करोगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।